जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश को रखा है और बी पर प्लस क्यू आवेश को रखा है। ओ से पी बिंदु पर ओपी रेखा पर स्थित बिंदु पी पर अपने को क्या करना है, विद्युत विभव का मापन करना है। ठीक है, अब इस बिंदु ए से और बी से इस पर दो काल्पनिक लंब डाल दिए। ए से जो पी पर लंब डाला गया उसकी दूरी जो है स्मॉल r1 है भाई, स्मॉल r1, और जो ओ से बी से पी पर जो लंब डाला गया उसकी दूरी जो r2 है। लेकिन ये r से ना एक तो छोटा है और एक क्या है, बड़ा है। जो BP है ये तो R से छोटा है, कितना छोटा है ये अपने को देखना है, और AP जो है वो R से बड़ा है, अपने को यहाँ ये देखना है कि कितना बड़ा है। तो देखो भाई ये तो OM के बराबर इससे छोटा है और ये AN के बराबर इससे बड़ा है, तो अपने को इस AN और OM इन दोनों की कैलकुलेशन करनी होगी। ये अपने को काम करना है। अब आप एक काम करो, लिखना स्टार्ट करो, पहले इसके बारे में लिखो। चित्रानुसार AB एक विद्युत द्विध्रुव है। चित्रानुसार AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु A तथा B मध्य बिंदु O से dd दूरियों पर ही स्थित हैं। स्मॉल डी भाई, स्मॉल डी दूरियों पर ही स्थित हैं तथा चित्र से स्पष्ट होता है कि मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का मापन हमें करना है। इसके लिए बिंदु A और B से दो काल्पनिक लंब क्रमशः R1 और R2 दूरियों वाले डालते हैं। कितनी दूरी वाले डाल दिए भाई आपने लंब? R1 और R2 दूरियों वाले डाल दिए। ठीक है, अब देखो भाई आप सामने ध्यान दो और लिखना, थोड़ा विराम दे दो लिखने को। देखो भाई आप सामने ध्यान देते रहेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 बराबर KQ अपॉन में R2, समीकरण संख्या 1 होगी। नजर आ रही है नहीं? तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव इसके नीचे लिख दो V1 बराबर माइनस KQ अपॉन में R1। ठीक भाई, समीकरण संख्या हो गई 2। कुल विभव को माप लो। बिंदु P पर कुल विभव
पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, लेकिन आप लोग देख रहे हो V1 का मान नेगेटिव है और V2 का मान पॉजिटिव है, तो इसको उल्टा कर देता हूं मैं, V2 प्लस V1 कर देता हूं, V2 प्लस V1 कर देता हूं। इस माइनस की वजह से स्वाभाविक रूप से बीच वाला जो प्लस है माइनस में बदल जाएगा, तो V बराबर होगा KQ अपॉन में R2, माइनस का निशान KQ अपॉन में R1। KQ दोनों में से कॉमन आ जाएगा, KQ दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो अपने पास वैल्यू हो जाएगी V बराबर KQ 1 अपॉन में R2 माइनस 1 अपॉन में R1। ठीक भाई, यहां तक का काम आपको करना है अभी। चलो और थोड़ा आगे कर देता हूं मैं इसे। V बराबर KQ, यहां एलसीएम ले लिया अपन ने R1 R2, भाग लगा दिया, R2 का भाग लगाऊंगा तो यहाँ पे R1 बार लगेगा, माइनस R1 का लगाऊंगा तो यहाँ R2 बार लगेगा, और समीकरण संख्या 3 में इसे नाम दे दूंगा। पहले आप चित्र आपने बना लिया, केवल आप यहां तक का लिख दो, फिर इसको मिटा करके फिर काम करेंगे। ठीक है, देखो भाई, पहले अपन R1 का मापन करते हैं भाई। R1 का मापन, R1 का मापन आपको लिखना नहीं है, आप लोगों को केवल ध्यान देना है। R1 जो है त्रिभुज OPA या OAP से, त्रिभुज OAP से AP बराबर NP प्लस में AN। चूंकि NP बराबर OP, क्योंकि NP और OP एक दूसरे के समान ही है भाई, तो मैं मान रख देता हूं AP बराबर OP प्लस में AN। AP का मान R1, OP का मान R प्लस में AN। अब अपने को चाहिए क्या कि अपन AN का मापन करें। देखो भाई, जस्ट देखता हूं मैं, ये रहा, चलो इसी को काम ले लेते हैं। देखो भाई, इस चित्र को बेटा तो प्रॉब्लम थोड़ी है, देखो त्रिभुज ANO से cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है भाई, उस चित्र में देखो, अपनी बुक में, इसमें नोटबुक में देखो कि आप लोगों का जो आधार है वो क्या है। नहीं, आपका जो आधार है वो AN है। क्या है भाई, AN अपॉन में OA आपका कर्ण है। कर्ण का मान आपको D दे रखा है इसमें, तो cos थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ पे AN अपॉन में D, या AN बराबर आ जाएगा D cos थीटा, D cos थीटा। अभी बताऊंगा आपको कि ये AN आधार कैसे है, पहले आप देखते जाइए। AN बराबर D cos थीटा हो गया, इसमें मान रख दो समीकरण में, तो अपने पास R1 बराबर आ जाएगा R प्लस में D cos थीटा। ये समीकरण संख्या होगी अपनी 4। इसी प्रकार
जब आपने चित्र देखा था उसमें R1 जो है R से बड़ी थी, कितनी बड़ी थी? d cos थीटा के बराबर बड़ी थी। तो ये कन्फर्म है कि R2 जो है वो R से d cos थीटा के बराबर ही छोटी है। तो मान रख देता हूं मैं R2 बराबर R माइनस d cos थीटा। समीकरण हो जाएगी 5। देखो भाई, अब अपने को समीकरण संख्या 3 में दोनों के दोनों मान रखने हैं, R1 के भी R2 के भी। रख दो, मिटा दो इसे, इसको मिटा देता हूं ऊपर वाले को ना। लो भाई, क्योंकि यहां तक तो आप लोग लिख चुके हैं। ध्यान दो भाई, समीकरण 3, 4, 5 से, समीकरण 3, 4 व 5 से वास्तव में करेंगे क्या? हम 3 में मान रखेंगे 4 और 5 से। v बराबर होगा अपने पास KQ, तो बाहर है। पहले मान किसका लिखना है मुझे मान लिखना है पहले R1 का, क्योंकि R1 माइनस R2 है वहां पे। R प्लस में d cos थीटा माइनस R, इस माइनस पर इफेक्ट पड़ेगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा d cos थीटा, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे R स्क्वायर माइनस d स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हुआ कैसे? क्योंकि मेरे पास v बराबर मेरे पास मेरा सूत्र ये था भाई, v बराबर में KQ R1 माइनस R2 अपॉन में R1 R2, ऐसा सूत्र था, आप लोगों ने देखा भी था पहले। तो v बराबर KQ, R1 की जगह पे R1 का मान, बीच में माइनस है, इस माइनस ने इस पर इफेक्ट दिखाया है, इस माइनस पर, इसको प्लस में बदल दिया। माइनस का तो R रह गया और प्लस का d cos थीटा हो गया। ये R1 R2 एक दूसरे से गुणा हो रहे हैं, ये दोनों राशियां जब एक दूसरे से गुणा होंगी तो इसी रूप में होगी, R स्क्वायर माइनस d स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के रूप। ठीक है, चलो भाई, अब इसमें से जो कट रहा है वो काट देंगे, R से R कट जाएगा, R से R कट जाएगा, d cos थीटा और d cos थीटा एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, 2d cos थीटा होगा। v बराबर k q गुणा 2d cos थीटा, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, 2d cos थीटा, क्योंकि एक अलग मान को बताएगा, अपॉन में R स्क्वायर माइनस d स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। माना R is greater than d cos थीटा, तो d स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को निरस्त कर देंगे, तो अपने पास मान आ जाएगा तथा Q गुणा 2d बराबर में P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब अपने को मान रखना है इसमें और अपने को कैलकुलेशन कंप्लीट कर देनी है। एक काम करो, आप लिखना शुरू करो, फिर इसको मिटा करके तब आगे करेंगे। देखो भाई, हमने देखा कि R इज ग्रेटर देन d cos थीटा और Q गुणा 2d बराबर P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये दोनों मान आप इसमें रख दोगे, अप्लाई कर दो इसमें, तो अपने पास मान आ जाएगा V बराबर Kp cos थीटा, अपॉन में नीचे अब और कुछ नहीं बचा, अपने पास केवल R स्क्वायर बचा है, तो R स्क्वायर ही रखेंगे, R स्क्वायर। समीकरण संख्या होगी अपनी ये बोले तो 6। समीकरण 6 को विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की मूल समीकरण कहते हैं। समीकरण 6 को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की मूल समीकरण कहते हैं। इसकी दो अलग अलग स्थितियां अपने को देखनी है। पहली स्थिति देखेंगे हम उसकी अक्ष पर और दूसरी स्थिति देखेंगे हम इसकी निरक्ष पर। पहली स्थिति, कंडीशन फर्स्ट, जब एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री हो, ये कब होगा? अक्षीय स्थिति में होगा। अक्षीय स्थिति में
कई बार वो आपको कोण थीटा का मान 0 डिग्री नहीं देता, वो आपको कह देता है कि अक्षीय स्थिति में मान भी ज्ञात करो। अब अक्षीय स्थिति यदि अपने को पता है तो अपन कर सकते हैं, और यदि नहीं पता तो फिर अपन उसमें चूक जाएंगे। देखो भाई समीकरण 6 से, समीकरण 6 से क्या होगा, v बराबर, v मैक्सिमम हो जाएगा भाई, v मैक्सिमम बराबर kp अपॉन में r²। ऐसा क्यों किया मैंने, चूंकि cos 0 बराबर में क्या होता है भाई, 1 होता है। इसे समीकरण संख्या 7 में नाम दे सकता हूं। अब इधर से और थोड़ा मिटा लेता हूं और दूसरी स्थिति कर देता हूं। यहां पे दूसरी स्थिति है भाई, जब कोण थीटा का मान 90 डिग्री हो। कंडीशन सेकंड, जब एंगल थीटा बराबर 90 डिग्री या π/2 हो। 90 डिग्री को π/2 भी कहते हैं हम लोग। अर्थात ये कौन सी स्थिति में होगा, निरक्षीय स्थिति में होगा। निरक्षीय स्थिति में ऐसा होगा। तो v बराबर, v मिनिमम हो जाएगा 0, v मिनिमम हो जाएगा 0। समीकरण संख्या 8। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि cos 90 बराबर होता है 0। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसे कमेंट करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही काफी है।